हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम लोग आज पढ़ेंगे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके कॉजेज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वीडियो जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की थी वो पूरी कंप्लीट थी, आई बटन से वो वीडियो आप एक्सेस कर सकते हैं। टॉपिक पर आए इसके पहले हम आपको बताएंगे एक बहुत अच्छी बुक के बारे में जो आपकी एग्जाम टाइम प्रिपरेशन में काम आएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप परचेज कर सकते हैं। तो वो बुक है 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, जो कि ओसवाल गुरुकुल की है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर हैं और बोर्ड की स्पेसिमेन पेपर है, स्पेसिमेन का सॉल्यूशन है और सैम्पल पेपर्स का सॉल्यूशन है। एक सैम्पल पेपर अनसॉल्व्ड भी है, जिनका सॉल्यूशन है वो इस तरीके से कि पहले आपको क्वेश्चन पेपर एकदम जैसा कि पैटर्न है बोर्ड का, उस पैटर्न पे सैम्पल पेपर दिया है, आप उसको सॉल्व करोगे। इसके बाद में फिर उसका अगले पेजेस पे सॉल्यूशन दिया है, जहां से उसको आप सॉल्व करके खुद सेल्फ इवेल्यूएशन कर पाओगे। तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और अगर ये ओसवाल गुरुकुल की हो, जो कि एक जेन्युइन ब्रांड है, तो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। टॉपिक पे आते हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार के कॉज के बारे में पढ़ेंगे तो कई सारे कॉजेज जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के थे वो चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगा। जैसे जब नेशनलिज्म की बात आएगी तो नेशनलिज्म यहाँ पर भी था, आर्मामेंट यहाँ पर भी था, ठीक। इसके अलावा जो कोलोनाइजेशन हो रहा था वो सब चीज़ें यहाँ पर भी थी, ठीक। लेकिन इसके अलावा जो कुछ नया हुआ था या कुछ ऐसा हुआ जिसने वर्ल्ड वार कराया, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से जो लोग सीखे थे उसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वार ना करते, उन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रही जिनसे सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। तो उन कॉजेज पे देखते हैं, पहले सीधे कॉजेज देख लेते हैं और इसके बाद में फिर इनको एक्सप्लेन कर लेंगे। हाँ, जो सेकंड वर्ल्ड वार होता है तो 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी पोलैंड पे अटैक करता है तब से शुरू हो जाता है, और जापान जब सरेंडर करता है 2 सितंबर 1945 को, उस समय ये क्या हो जाता है, फिर एंड होता है। कॉजेज है डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साई, राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, ठीक। फासिज्म इटली में है, नाजिज्म जर्मनी में है। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस और इमीडिएट काज। इमीडिएट काज हर एक चीज़ की होते हैं, जैसे ऑलरेडी पहले से खाका तैयार होता है, और कुछ इमीडिएट ऐसा हो जाता है कि उसमें माचिस की तीली लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट काज क्या है, हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो मैंने बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो इमीडिएट काज है वो क्या था। चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला है कि डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई कब हुई थी? आप कहोगे सर फर्स्ट वर्ल्ड वार जब एंड हुआ था तो उसके कॉन्सिक्वेंस में, ठीक, जो लोग हार गए थे, ठीक, यानी सेंट्रल पावर्स, वो अलाइड फोर्सेस के साथ में उनकी क्या हुई थी, ट्रीटी हुई थी। तो कहने भर को तो ट्रीटी थी, नेम तो इसका ट्रीटी का दिया गया, लेकिन सही मायने में ट्रीटी नहीं थी। ये जो विनर्स थे यानी जो अलाइड फोर्सेस थी, उन्होंने रिवेंज लिया था, किससे? सेंट्रल पावर्स से। तो एक तरीका रिवेंज था। जैसा कि आपने ट्रीटी ऑफ वर्साई पहली वाली फर्स्ट वर्ल्ड वार वाली वीडियो में पढ़ रखी है, तो आप देखोगे कि किस तरीके से जर्मनी को गिल्ट ऑफ वार प्रूफ किया गया और उससे इतने रिपेरेशंस लिए गए, ठीक, कि जर्मनी की हालत खराब कर दी गई, और ऐसे ऐसे कंडीशंस पे उसे साइन करवा लिए गए कि क्या ही कहें। अब कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। जैसे थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता दें। मान लो आपने कोई गलती करी, ठीक, और मैंने आपसे कहा कि हम इसका जुर्माना आपके ऊपर 10 रुपये लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 10 रुपये जुर्माना देने को तैयार हो जाओगे। लेकिन आपने कोई छोटी सी गलती करी या कैसी भी गलती करी, और मैंने कहा आपको जुर्माना जो है वो 1 करोड़ रुपये देना पड़ेगा। तो अब बताओ, आप क्या अब जुर्माना देने की सोचोगे कि इस जुर्माने से कैसे बचा जाए, दूसरे रास्ते क्या अपनाए जाएं? ये चीज़ हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर होती है। जर्मनी के ऊपर इतनी हार्श कंडीशंस रख दी जाती हैं कि फाइनली ये होता है कि जर्मनी अगर वो वार रिपेरेशन देना चाहता, वो सारी शर्तें मानना चाहता, तो शायद जितना 6 लाख पाउंड करके था वो आज भी जर्मनी कर्जा ही भरता रहता उनका। अच्छा, तो ये हुआ क्या था वहाँ पे, ये चीज़ जान लो। ट्रीटी ऑफ वर्साई से ही कहीं ना कहीं नाजिज्म जो है, जो हिटलर का नाजिज्म है, ये भी जान लो। यहाँ पे हिटलर, ये नाजिज्म है जर्मनी में, और यहाँ पे बेनिटो मुसोलिनी है। बेनिटो मुसोलिनी ये कहाँ पे है? इटली में, ठीक। इनकी बात बाद में करो, पहले यहाँ की बात करो। होता क्या है, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में जैसे जर्मनी हारने लगती है, वहाँ का जो एम्परर होता है, ठीक, कैसर विलियम सेकेंड, वो भाग जाता है, ठीक, और वहाँ पे एक रिपब्लिक बनती है, वाइमर रिपब्लिक, ठीक। वहाँ के लोग क्या करते हैं, जाकर के ट्रीटी ऑफ वर्साई पे क्या करके आते हैं, साइन करके आते हैं। हिटलर क्या होता है उस समय, फासिज्म और नाजिज्म हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे कॉजेज पे, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो होता क्या है, हिटलर उस टाइम पे क्या होता है, आर्मी में रहा होता है।
तो जैसे वाइमर रिपब्लिक वहाँ पे साइन करके आती ट्रीटी ऑफ वर्साय, हिटलर आ करके यहाँ जर्मन पब्लिक से बोलता है कि वो जो वहाँ पे साइन हुई है ये तुम्हारी इलेक्ट की हुई वाइमर रिपब्लिक ने साइन किया है, आर्मी ने थोड़ी ना साइन किया है, और हम आर्मी मैन हैं, हमको ये इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी, आप लोग हमारे साथ आओ और हम जो ओल्ड जर्मन अंपायर है, ओल्ड जर्मन अंपायर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे और फिर वही ग्लोरियस जर्मन बनेगा। ठीक, तो नेशनलिज्म यहाँ पे भी आ गया कि नहीं आ गया। और वही चीज़ यहाँ पे मुसोलिनी जो है वो रोमन अंपायर खड़ा करने की बात कर रहा था। दोनों के दोनों टोटलिटेरियन थे, दोनों के दोनों अथॉरिटेरियन थे या डिक्टेटर्स थे, और इसीलिए इनकी दोनों की यानी मुसोलिनी की और हिटलर की दोस्ती भी एक तरीके से थी। और जो रोम बर्लिन एक्सिस था, रोम बर्लिन समझौता था, जहाँ पे बाद में जापान का जो हिरोहितो एम्परर हिरोहितो था वो भी एक डिक्टेटर था, वो भी टोटलिटेरियन था, या भी कह सकते हो वो भी अथॉरिटेरियन था, तो वो भी यहाँ पे आ गए थे। तो वो रोम टोक्यो बर्लिन एक्सिस हो गया था, जो कि ग्रुप बना था, जहाँ पे अब ये क्या कहलाती थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर थी, सेंट्रल पावर्स थी, अब ये थी एक्सिस पावर्स। ठीक, अब आप कहोगे सर कि जो नाजिज्म यहाँ पे राइज हुआ ट्रीटी ऑफ वर्साय में, चूंकि जर्मनी के साथ हार्श कंडीशंस थी, तो इसकी वजह से वहाँ पे हिटलर राइज होता है, इन वजहों से उसको पब्लिक सपोर्ट मिलता है, ओरेटोरिकल स्किल बढ़िया रहती है और इसलिए वहाँ पे उसको सपोर्ट मिलता है। इसका क्या हुआ था, तो इसका ये हुआ था, आपको पता है कि शुरुआत में जो है ये ट्रिपल अलायंस में साथ था जर्मनी के और ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर के, लेकिन बाद में इनकी साइड से ना लड़के अलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ा था, तो कुछ पाने के लिए ही तो उसने साइड चेंज किया होगा, लेकिन उसको वो नहीं मिला था। जब ट्रीटी ऑफ वर्साय हुए थे सबको सब कुछ तो मिला, लेकिन इसका जैसे जो एबिसीनिया रीजन या इसका जो रीजन बाहर रखा गया था वो नहीं मिला, और यहाँ पे उल्टा जो इटली है उसको वहाँ उसकी बेइज्जती करी गई। तो इस चीज़ का फ़ायदा वहाँ पे मुसोलिनी ने वहाँ पे उठा लिया। तो इस तरीके से जो टोटलिटेरियन अंपायर यहाँ पे खड़ा हुआ, कहीं ना कहीं उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए एक ज़मीन बिछाई। ठीक, अब आ जाते हैं पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। अपीजमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो इसकी हिंदी मीनिंग आएगी तुष्टीकरण, कि किसी को अच्छा चलो कोई मान लो झगड़ा कर रहा है तो बोले चलो ठीक है तुम इतना ले लो और तुम खुश हो जाओ, चलो अब खुश हो जाओ, ये चीज़ होता रहा। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे चाहे हम बात करें मुसोलिनी की, इसने सबसे पहले जब अबिसीनिया पे अटैक किया और अबिसीनिया को कैप्चर कर लिया, तो उस समय जो लीग ऑफ नेशंस के मेंबर थे या जो उस समय एलाइड फोर्सेस थी जिसमें ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस ये लोग थे, इन्होंने कहा चलो ठीक है अबिसीनिया था इसका रीजन ही था और चलो उसका है तो उसको ले लेने दो, और फिर वो हो सकता है फिर आगे वर्ल्ड पीस के लिए वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इससे मान जाएगा। तो ये बात आ गई ना, यानी अपीसमेंट हुआ इसका, लेकिन इसके हौसले बढ़ गए। ठीक, या जब हिटलर की बात करो तो हिटलर ने अब कंडीशंस आप देखो, सबसे पहले था कि जर्मनी को डिमिलिटराइज करना है, उसने सबसे पहले जर्मनी को मिलिटराइज करना शुरू कर दिया। जो राइनलैंड डिमिलिटराइज्ड एरिया था वहाँ पे उसने मिलिट्री डाल दी। ठीक, इसके अलावा उसने फिर से सबमरीन्स रखी, उसने अपने यहाँ पे फिर से एयरफोर्स डेवलप करी। तो वो सारी चीज़ें उसने ट्रीटी को धीरे धीरे क्या किया, ख़त्म करता रहा, और फ्रांस और ब्रिटेन ये सोचते रहे कि चलो हिटलर अब मान जाएगा, अब मान जाएगा, वर्ल्ड पीस के लिए अब थ्रेट नहीं आएगी। तो ये जो अब मान जाएगा, अब मान जाएगा वाली बात है कि चलो अभी नहीं बोलते, अभी नहीं बोलते, ये अपीजमेंट था। लेकिन इससे इसको एक इंकरेजमेंट मिलती रही और इसको कहीं ना कहीं और पावर गेन होती रही। तो फिर वही होता है कि वो पोलैंड पर अटैक करता है। क्या करता है, पोलैंड पर अटैक करता है, जो कि यहाँ पे है। तो चलो यहाँ से चूंकि ये रिलेट कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग पोलैंड वाला देख लेते हैं। तो दरअसल होता क्या है, जब ट्रीटी ऑफ वर्साय होती है तो जर्मनी को वीक करने के लिए, ठीक, जो उसमें प्रसा होता है उसको ईस्ट प्रसा और वेस्ट प्रसा में डिवाइड कर दिया जाता है, और बीच से जो है एक पोलैंड को रास्ता देने के लिए एक रास्ता बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जर्मनी पोलैंड की वजह से ही डिवाइड था। ठीक, और सुडेटनलैंड जो है और डेंजिंग पोर्ट जो है वो पोलैंड को दिया गया था। तो इसका रीज़न था कि हिटलर को पोलैंड पर अटैक करना पड़ा, लेकिन ये मोर देन इनफ था। यहाँ पर आकर के तब जो है ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने उसको अल्टीमेटम दिया कि अगर तुम पोलैंड पर अटैक करोगे तो अब हम नहीं चुप बैठेंगे, अब तुम्हारे पर अटैक कर देंगे। लेकिन तो हिटलर जो है काफ़ी पावरफुल हो चुका था, और वही डेट थी जब 1 सितंबर 1939 को जैसे हिटलर पोलैंड पर अटैक करता है,
ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस इस पर अटैक करते हैं और फिर इसके बाद में वार क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो चूंकि हम लोग कॉज पढ़ रहे हैं तो कॉज तक रहेंगे, इसके बाद में इवेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये चीज़ बीच में क्या आया, चाइना की बात आई। अभी हमने जापानीज इंपरर हिरोहितो की बात करी थी और उसकी बात करी थी। तो क्या है कि जो ईस्ट पैसिफिक रीजन है, जापान उधर ही है वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो हालांकि अभी जब यहाँ की जब बात है उस समय इटली का और जर्मनी का जापान से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, वो बढ़िया उधर खाली पड़ा पूरा रीजन है, जितने वहाँ पे आइलैंड्स उनको कैप्चर कर रहा है। फिर इसने क्या किया, जो चीन का मंचूरियन रीजन है, मंचूरियन नहीं मंचूरिया जानना फिर मुंह में ला रहा है, तो मंचूरिया रीजन पे अटैक किया, उसको कैप्चर कर लिया, वहाँ पे गवर्नमेंट बना दी। ठीक, और जैसे अभी आपको चाइना वाले इतने ज़्यादा लगते हैं कि इतने ख़राब हैं, चाइना वाले इतने ख़राब हैं, जापान ने बहुत उनके ऊपर अत्याचार किए हैं, हालांकि वो बदला भी नहीं ले पाया। हालांकि ईश्वर करे बदला भी ना ले वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, तो ये जापान इधर कर रहा था। ठीक, अब जापान इधर इन्वेजन कर रहा था, यहीं से बात आगे जाएगी। जब अमेरिका को वो वार में लेकर के आएगा, वो जापान ही लेकर के आएगा जब पर्ल हार्बर पर अटैक करेगा। तो ये इवेंट्स में हम लोग देखेंगे, कॉज में नहीं देखेंगे, क्योंकि कॉज तो पहले हो चुकी थी। वो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका क्यों आया वार में, तो वहाँ पे जो कि पर्ल हार्बर पर अटैक किया था जापान ने, तो वो चीज़ हम वहाँ पर देखेंगे। हाँ, इन सारी चीज़ जो हुई इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि जो भाई इसलिए बनाए गए थे कि तुम मीडिएटर बनोगे, तुम वार नहीं होने दोगे, उनका क्या हो जाता है, फेल्योर हो जाता है। अब फेलियर कैसा कैसा होता है भाई, ये बनाए गए थे कि कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको समझौते से सुलझाया जाएगा। और लीग ऑफ नेशंस के एक तरीके से फादर कौन थे, बनाया किसने था, वुडरो विल्सन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन साहब ने सबसे गलत बात कह दो या कुछ भी कर दो, जो फेलियर है तो उसमें यह था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये थी कि अमेरिका खुद इसका मेंबर नहीं था, अमेरिका खुद इसका मेंबर नहीं था। और लीग वहीं पे खाली एक इसको कामयाबी मिली जहां पे बहुत छोटे छोटे नेशंस के बीच में वार था, बड़े नेशंस में ये कुछ नहीं कर पाया। जैसे जब 1932 के आसपास में ये ग्रीस और इटली जब इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लीग वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता, इसको या तो इग्नोर कर दिया जाता है, सीधे नेगोशिएट कर दिया जाता है। और वहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस ने अलग से मीडिएटर बन करके उन्होंने वो मामला शांत कराया था। ठीक, ऐसे ही जब जितना जो है हिटलर अपने आसपास के रीजन्स पे अटैक करता रहा या अबिसिनिया को कैप्चर कर लिया इटली ने, तो लीग ऑफ नेशंस वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। ठीक, तो इस तरीके से लीग, और यहाँ पे भी जब मंचूरिया वाला हुआ तो यहाँ पे भी लीग ऑफ नेशंस जहाँ पे उसको मैटर सेटल कराना चाहिए था, जापान को रोकना चाहिए था, वहाँ पे नहीं हो पाया। तो लीग ऑफ नेशंस का पूरी तरीके से फेल्योर भी है और रिस्पॉन्सिबल हुआ किसके लिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए। तो ये आपके 6 कॉजेज हैं। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके इवेंट्स पे बात करेंगे और इनके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।